सर ये मार्कर का ज़रा उनको कहना जी। कल आपको 2 सवाल दिए थे, हो गए थे दोनों? कैसे हो सकता है हो गए? मैं मान ही नहीं सकता। जी कौन सा हो गया कौन सा नहीं हुआ? दोनों ही नहीं होने चाहिए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, आबिद लिमिटेड, पेज 225। शायद इसमें एक पॉइंट था वो आप लोग इग्नोर करेंगे, इसलिए शायद आपसे हो गया। आइए जी, चले जी। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं जी, Abid Limited uses the revaluation model for subsequent measurement of its property, plant, equipment and has a policy of revaluing its assets on an annual basis using net replacement value method। तो ये आपको बता दिया गया था कि जो हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं वो नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड ही होता है। करना क्या है जी, प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। हाँ, ये ब्रैकेट में जो चीज थी शायद आप इसको इग्नोर कर गए, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स। ये कंपैरेटिव फिगर्स क्या होती हैं? कंपैरेटिव फिगर्स क्या होती हैं? कंपैरेटिव होती हैं पिछले साल की फिगर्स। तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब ने फरमाया प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर्स फॉर इंक्लूजन इन एएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 15। भाई 31 दिसंबर 15 का आपसे नोट मांग रहा है अलोंग विद कंपैरेटिव फिगर्स, और कंपैरेटिव 14 की होंगी। तो याद रखिएगा कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें हमेशा हमने एक साल का कंपैरेटिव फिगर देना होता है। अगर आप यहाँ पर 31 दिसंबर 15 की फिगर्स दे रहे हैं तो इसका कंपैरेटिव होगा 31 दिसंबर 14 की फिगर्स। पिछले साल आपने 14 पे काम किया होगा तो 14 की कंपैरेटिव 13 की होंगी। ओके, फिर उससे पिछले साल 13 पे काम किया होगा, 13 की कंपैरेटिव 12 की होंगी। तो एक साल पिछला जो होता है ना वो कंपैरेटिव होता है। और वैसे अगर प्रैक्टिकल जिंदगी में देखें, आपने 14 में सारा काम कर लिया, 14 की फिगर्स आ गई, उसके बाद जब आप 15 में आएंगे ना तो अब आपने 15 पे काम करना है, क्योंकि 14 पे काम ऑलरेडी आप पिछले साल कर चुके हैं, वो फिगर बस वहां से कॉपी पेस्ट आ जाएंगी। प्रैक्टिकली ऐसे चल रहा होता है। तो अगर आप 2023 का किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो उसके लिए कंपैरेटिव 2022 की होगी। उसका ऑडिट तो आप पिछले साल कर चुके हैं ना, वो तो नंबर्स ऑलरेडी आपके पास हैं। तो काम 23 पे होगा, बस 22 की फिगर्स उठा के उसके आगे लिख दी जाएंगी। यूं कंपैरेटिव होता है, प्रैक्टिकली तो ऐसे चल रहा होता है। लेकिन भाई अब ये है सवाल, यहां पे उसने 15 तो आपसे मांग लिया, 14 का कंपैरेटिव भी मांग लिया। इसका मतलब है कि आपको तो 14 पे भी काम करना पड़ेगा और 15 पे भी काम करना पड़ेगा, आपको दोनों साल पे काम करना पड़ेगा। तो ये समझ लें कि ये नोट जो है ना, इस सवाल के अंदर 2 सवाल छुपे हुए हैं, एक 14 का सवाल, एक 15 का सवाल। ओके, बात समझ आ गई? ले जी, कंपैरेटिव जब सवाल में आएंगे तो फॉर्मेट पे क्या फर्क पड़ेगा? सर फॉर्मेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतनी सी बात है कि अगर हमारे सवाल में फॉर एग्जांपल बिल्डिंग है, एक ही एसेट है मिसाल के तौर पे बिल्डिंग, तो नोट का फॉर्मेट वही है। और पहले हम बिल्डिंग का एक कॉलम बनाते थे और वहां पे सारा कुछ लिख देते थे। अब बिल्डिंग के ऊपर लिख दिया जाएगा 2015 और एक और कॉलम बिल्डिंग का बना दिया जाएगा जिसके ऊपर लिख दिया जाएगा 2014, बस। तो इसका मतलब अब हमारे एसेट्स के 2 कॉलम चल रहे होंगे, एक 14 के लिए, एक 15 के लिए। बात समझ आएगी? अभी बनाते हैं बोर्ड पे, बात समझ आ जाएगी। हाँ, बेसिकली यूं ही करना है ना कि 15 और 14 पहले लेटेस्ट ईयर लिखते हैं, उसके बाद पुराना साल लिखते हैं। तो भी करते हैं बोर्ड पे, समझ आ जाएगी। ले जी, अब आते हैं जरा इन्फॉर्मेशन पे, सवाल को डिस्कस करते हैं और फिर बोर्ड पे करते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू एएल्स बिल्डिंग्स। 4 बिल्डिंग्स वर एक्वायर्ड इन सेम विसिनिटी। विसिनिटी क्या होता है? इलाका। ये सेम इलाके में ऑन 1 जनवरी 2012 एट अ कॉस्ट ऑफ 300 मिलियन। ये बात क्यों करता है? ये पहले भी एक सवाल हमने ऐसा किया था। इसलिए करता है कि एक विसिनिटी में बिल्डिंग की कॉस्ट सेम होती है, तो उसने कहा होगा 300 को 4 पे डिवाइड करोगे तो एक की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है जी, हमारे पास 1 जनवरी 12 की कॉस्ट आ गई। याद रखिएगा फिगर्स 15 और 14 की मांगी गई हैं, 12 की नहीं मांगी गई, लेकिन खरीदी गई थी चीजें 2012 से। द यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वाज 20 ईयर्स। 20 साल यूजफुल जिंदगी थी। एएल डेप्रिशिएट्स बिल्डिंग ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर देयर यूजफुल लाइफ। एएल जो है वो बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करता है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे। चले, जबरदस्त हो गया, क्योंकि मैंने आपको रिड्यूसिंग बैलेंस की रिवैल्यूएशन तो बताई नहीं अभी, वो पता नहीं कैसे होती है। द रिजल्ट्स ऑफ रिवैल्यूएशंस कैरिड आउट ड्यूरिंग द लास्ट 3 years बाय प्रीमियर वैल्यूएशन सर्विस। पता नहीं क्यों नाम दे रहा है ये, मुझे नहीं पता, शायद सब नोट के लिए नाम दे रहा है। एन इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वैल्यूज आर एज फॉलोज। अन्नी मचाई हुई है ना रिवैल्यूएशन करके। 1 जनवरी 13 को भी हुई, 1 जनवरी 14 को भी हुई, 1 जनवरी 15 को भी हुई। ऑन 30 जून 15 वन ऑफ द बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर ₹80 मिलियन। सर सवाल में कुछ भी नहीं है, सवाल तो बिल्कुल एक सादा सा है, बस ये कंपैरेटिव जो इसने डालनी है ना, इसमें कंफ्यूजन थोड़ी सी होगी, तो वो कंफ्यूजन इंशाल्लाह हम आपकी दूर करेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है।
ले जी, साल के शुरू में रिवैल्यूएशन के साल के आखिर में रिवैल्यूएशन? शुरू में, तो इसका मतलब है कि पहले ट्रांसफर लिखना पड़ेगा और फिर डेप्रिसिएशन लिखना पड़ेगा। चले अपना फॉर्मेट तो बनाते हैं, आप लोग फॉर्मेट में साथ साथ रहेंगे, जहां पे मैं कहूंगा ना आपने लिखना नहीं, आपने लिखना छोड़ देना। नहीं जी, क्वेश्चन बैंक का सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। सर जी आपने उनको मार्कर का कह दी? ओके सर, उनको जरा कह दें, ये हालात इन सबके खराब ही हैं। आबिद लिमिटेड notes to the financial statement for the year ended 31 दिसंबर 2015। 15 का नोट मांगा गया और 15 का कंपैरेटिव मांगा गया जो कि 14 का है। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? नोट नंबर 6 लिख लें, कोई भी नोट नंबर लिख लिया करें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। यार जनता इतनी थोड़ी क्यों है? हैं जी, कौन से यार सबके पेपर हो रहे हैं, हाथ तो 3-4 ने खड़ा किया था। उसका चाय पिला दे, बच्चे नहीं, इसी खुशी में चाय पिला दे, सॉरी इसी दुख में चाय पिला दे जी। नहीं मतलब 8 बच्चे ने हाथ खड़ा किया था, 7-8 के पेपर नहीं है, तो अन्नी मची हुई, आज तो लुट मच गई है। वैसे मुझे लगता है पेपर काफियों का था, बताया नहीं था किसी ने। एनीवेज, आप में से कोई देखे है पेपर? आप में से कोई पीआरसी का पेपर नहीं देखे है? हाँ भाई, क्या हालात रहे? इंट्रो का देखे हैं? कौन सा देखे हैं पेपर? पीडब्ल्यू, एक ही पेपर रहता था आपका, सही, लुट मच गई। सर आप भी देखें पेपर? कौन सा? अकाउंटिंग का। कैसा रहा पेपर? लुट मच गई है, पूरा हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त, 100 आउट ऑफ 100 इंशाल्लाह। बस ठीक है, अल्लाह कामयाब करे भाई आप सबको। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, भूल गया सारा कुछ, बताएंगे? ऐसे करते हैं जैसे पेपर मैंने देना है, मेरा इम्तिहान हो रहा है। ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस जी, इसके बाद डिस्पोजल्स, ट्रांसफर्स, रिवैल्यूएशन, ओपनिंग बैलेंस, ट्रांसफर्स या डेप्रिसिएशन? पहले ट्रांसफर, क्योंकि रिवैल्यूएशन पहले हो रही है तो पहले ट्रांसफर होगी। ले मेरे भाई, थिंक एंड यू आर हाफ वे देयर, कोट सुना हुआ है? ये कोट सुना हुआ है, थिंक एंड यू आर हाफ वे देयर। एक चीज के बारे में सोचो और आधा काम हो गया। तो बस हमने एक चीज के बारे में सोचा और आधा काम हो गया। ओके, ठीक होगी बात है भाई। आधे भाई ने सोच लिया, मैंने सीए कर लिया, तो आधा सीए हो गया, आगे तो बस उसकी इम्प्लीमेंटेशन बाकी है। ले जी, सवाल में हमें, सॉरी हाँ बस ठीक है, आधा हो गया, 50% मिल गए, आगे चले। ले जी, सवाल के अंदर हमारे पास कितने एसेट्स हैं? बिल्डिंग, एक ही एसेट है बिल्डिंग। तो भाई अब जरा गौर कीजिएगा कि हमने यहां पे लिखना है बिल्डिंग्स, लेकिन ये जो हम लिख रहे हैं ये हम किसके लिए लिख रहे हैं? 2015 के लिए। और एक कॉलम बन जाएगा बिल्डिंग्स का 2014 के लिए। ठीक है मेरे भाई? ओके, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं ये सवाल रुपीज इन मिलियन में कर लूं, क्योंकि पूरे सवाल में डेटे मिलियंस में है। रुपीज वैसे नहीं भी देंगे इजाजत तो मैंने कौन सी मान लेनी है आपकी। ले जी, सब अच्छा है यहां तक? सब ओके है? वो बोले चलें जी। ले जी, अब नेक्स्ट क्या करना है जी? अब बताइए कहां से आगाज हो, कहां से आगाज हो?
पहले 14 बना ले, पहले 15 बना ले। सर ऑब्वियसली 14 बनाएंगे तो 15 पे जाएंगे ना, क्योंकि 14 के जो क्लोजिंग होंगे वो 15 के ओपनिंग होंगे, तो जब तक आप 14 नहीं बनाएंगे आप 15 पे जा ही नहीं सकते। जा सकते हैं, वैसे जा सकते हैं, लेकिन अभी ख्वार होने की क्या जरूरत है, सीधे तरीके से काम करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्लीज अब मुझे आपकी तवज्जो चाहिए, नोट बाद में कर लीजिएगा, छोड़ दें छोड़ दें, ये कंपैरेटिव वाला सवाल आप पहली दफा कर रहे हैं, प्लीज जरा तवज्जो दे दीजिएगा। भाई मसला ये है कि ऊपर वाला हिस्सा होता है कॉस्ट का और नीचे वाला हिस्सा होता है क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का। इत्तेफाक से अभी तक जितने भी सवाल किए उन तमाम सवालों में जो ओपनिंग बैलेंस होता था उससे पहले कभी रिवैल्यूएशन नहीं हुई होती थी। ऐसी था, हमें सवाल में बस कॉस्ट दे दी जाती थी, वो हम यहां पे लिखते थे, उसके बाद रिवैल्यूएशन होती थी सारी की सारी, और हम सारा प्रोसेस ऐसे चलाते थे। लेकिन इस सवाल में भाई ऐसा नहीं है। इस सवाल के अंदर हमारी बिल्डिंग खरीदी गई 1 जनवरी 2012 को, ओके, और हम जो ये बिल्डिंग बना रहे हैं ये तो 2014 की बना रहे हैं, और 2014 के ओपनिंग बैलेंस का क्या मतलब है, ये मतलब है ना इसका, ये मतलब है, या फिर ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि 31 दिसंबर 13 पे मेरे एसेट अकाउंट का जो कैरेट डाउन था वो यहां पर आना चाहिए। क्या मानते हैं हम इस बात को, क्या सब मानते हैं इस बात को? तो सर असल में हमने ये आइडेंटिफाई करना है। अब सवाल ये है कि 31 दिसंबर 13 जो कि 1 जनवरी 14 बनता है, जो कि 14 का ओपनिंग बैलेंस है, जो कि मुझे यहां पर लिखना है, वो कैसे पता लगे? क्योंकि हमने तो 12 में चीजें खरीदी थी, 12 में फिर 1 जनवरी 13 को, 1 जनवरी 13 इसके शुरू वाले साल में वो चीजें तो क्या हुई, रीवैल्यू होगी। तो इसका मतलब है मेरा एसेट अकाउंट तो हिल गया होगा। क्या ख्याल है? तो क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग बनानी पड़ेगी जिससे मुझे सारे बैलेंस मिल जाए। तो सर आपको मशवरा है कि जब इस तरह की सिचुएशन हो ना, तो वही जो हमारी रिवैल्यूएशन वाली फनकारी है ना वो लगा दें। मेरा भाई 1 कप लाएगा, मैं तुझे 2 कप दूंगा। ओके, शुक्रिया मेरे भाई। ठीक है जी, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम अपनी वही रिवैल्यूएशन वाली जो वर्किंग हम बनाते हैं ना, हम वो वर्किंग बना लेते हैं। वो वर्किंग हम बनाते हैं जी, कोई डिस्पोजल भी है, हाँ जी 30 जून तक है, हम 30 जून 15 तक ना वो वर्किंग एक बनाते हैं, और उससे फिर हम जो है ना वो सारा डाटा निकाल लेंगे, हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा काम। चले जी, वर्किंग तो आपको आती है बनानी, अब आप साथ साथ बनाते जाएं वर्किंग, फिर जब वैल्यूज पुट करनी होगी ना तो हम पुट कर लेंगे। ले जी, वर्किंग 1, रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग, रिवैल्यूएशन, सरप्लस एंड प्रॉफिट लॉस। कब खरीदी गई जी बिल्डिंग? 1 जनवरी 12। कॉस्ट कितनी थी जी? 300। ओके, पहली डेप्रिसिएशन साल के आखिर में। भाई क्या स्ट्रेट लाइन मेथड है? सर यूजफुल लाइफ कितनी है? 20। तो 300 को 20 पे डिवाइड कर देना चाहिए, बोलिए 15, और मेरे पास बुक वैल्यू आ गई 280। सर खामोश हो जाए प्लीज, अजीब सा सवाल है, जरा सुन लें। ओके, उसके बाद पहली रिवैल्यूएशन हो गई 1 जनवरी 13 को, तो एक लाइन छोड़ के लिखना पड़ेगा रीवैल्यूड अमाउंट, रीवैल्यूड अमाउंट। बोले जी कितनी हुई रिवैल्यूएशन? 323 की। तो बताइए जी, रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग के तौर पे कितना आया? 38 के 38, नॉट 38। ओके, तो सरप्लस 38, ये भी 38। सब अच्छा है यहां तक? ओके, उसके बाद साल के आखिर की डेप्रिसिएशन, अंदाज बदल जाएंगे डेप्रिसिएशन के। क्या करेंगे जी? 323, 20 साल यूजफुल लाइफ थी, 1 साल गुजर गया तो 19, और जो सलूक इसके साथ वही सलूक पड़ोसियों के साथ। हाँ जी बोले 17 2। बताएं जी बुक वैल्यू 306 36, और ये आ गई जी हमारे पास बुक वैल्यू 31 दिसंबर 13 की। सब अच्छा है? उसके बाद फिर रिवैल्यूएशन है, 1 जनवरी 14 को रिवैल्यूएशन है। लुट्टी मची हुई है इधर तो। सोचें आप नौकरी करते हो ऐसी कंपनी में जहां हर साल रिवैल्यूएशन हो रही हो, ओ तेरी खैर। फिर ये कौन बताएगा आप सबको? फिर तो खुद करना पड़ेगा ना। फिर तो लोग आपसे पूछ रहे होंगे सर माशाल्लाह आप सीएफओ हैं, बनाए वर्किंग, हमें भी बताएं। फिर बैठे होंगे मुंह उठा के, काश पढ़ लिया होता। बोले जी 252। ओहो, ये तो मुझे लॉस लग रहा है, लॉस ही लॉस है जिंदगी में।
लॉस ही आता जा रहा है, और वो भी तो आता जा रहा है जिसका सबको इंतजार है। आते भाई बड़े खुश लग रहे हैं, बोले जी। जी मेरे भाई, सॉरी क्या चाहिए? नहीं नहीं भाई ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। पता लगे मैं वहां पे भी जेल में बैठा हुआ हूं। बोले जी। हाँ जी, अब देखें 54 का लॉस, 36 का गेन खत्म, और 18 का लॉस। ये सब पुरानी बातें हैं, कोई नई बात नहीं है। बोले जी। सरप्लस खत्म और लॉस ही लॉस है जिंदगी में, और आजकल तो वाकई लॉस है आते भाई। सही है, नहीं आते भाई बड़े खुश हैं, वो कह रहे हैं सर अभी तो दिन शुरू हुए हैं, अब तो बल्कि जमाना शुरू हो गया है, अब तो जमाना शुरू हो गया है। बताएं जी, साल के आखिर की, आते भाई वो नहीं वो है जी, आपको कैसे पता? उसमें तो कुछ नहीं मैं लिखता ऐसा, एक चीज है बस उसपे, और तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसपे, कुछ भी नहीं है। क्या हुआ यार, जितनी जितनी तू इस पे मेहनत करता ना, तो पढ़ाई पे मेहनत कर लिया कर। मैं कहता था ना बस ये दूसरों के स्टेटस और दूसरे के वो पढ़ते रहते हैं, और इनको कोई चक्कर नहीं। एनीवेज छोड़े। हाँ जी बताइए, साल के आखिर की डेप्रिसिएशन बोले। 252 डिवाइड बाय 18। क्यों भाई, 20 साल यूजफुल लाइफ थी, 2 साल गुजर गए तो 18, और जो सलूक किसके साथ, वही सलूक पड़ोसी के साथ। ये बताएं जी। 14 प्लस 1, और ये कितना बना जी? 238 माइनस 17। ये हमारे पास बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 14 की, और फिर रिवैल्यूएशन हुई है, रीवैल्यूड अमाउंट 272 गेन आ गया भाई। कितना जी? 34। क्या मतलब है जी? पहले लॉस की रिवर्सल, और उसके बाद 17 का सरप्लस। साल के आखिर में डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल कब हुआ है? 30 से। ठीक है जी, 30 से को अगर डिस्पोजल है तो अभी सवाल को ही रोक दें, जब बारी आएगी डेप्रिसिएशन की तब जाएंगे। ठीक है जी, यहां तक प्लीज सब पहले नोट कर लें, ताकि मैं चाह रहा हूं साथ हूं तो आगे वैल्यूज हम इकट्ठे उठा के यहां पे लिखें। जी नोट हो गया भाई, सबने नोट कर लिया है? चले जी, अब सवाल, अब प्लीज अब जरा लिखना छोड़ दें, अब जरा बात बिल्कुल नहीं होने लगी है, ये बात पहले कभी आपके साथ नहीं हुई। मुझे बताइए, ये बात तय हो चुकी कि मुझे यहाँ पे जो बिल्डिंग्स का ओपनिंग बैलेंस चाहिए 14 के लिए, वो असल में है 1 जनवरी और 14 का, या दूसरे अल्फाज में 31 दिसंबर 13 का। आप क्या ये वर्किंग देख के बता सकते हैं कि मेरे पास 31 दिसंबर 13 के ऊपर एसेट अकाउंट में कितना बैलेंस होगा? 306। 306 लोग कह रहे हैं 306, यही गलती है जो आप लोग कर रहे हैं।
यही वो गलती है जो कि आप लोग कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं? यकम, मुझे चाहिए बैलेंस यकम जनवरी 14 का, और यकम जनवरी 14 पे जो बैलेंस होगा वो असल में 31 दिसंबर 13 का होगा ना। तो 31 दिसंबर 13 पे मेरा क्या बैलेंस था एसेट की? क्या क्या बैलेंस था? वर्किंग देख के बताएं। हम एसेट अकाउंट बनाते हैं, छोड़ दें उसको। ये एसेट अकाउंट है कीजिए आपका। शुरुआत कहां से हुई? यकम जनवरी 12 से, जब आपके पास ब्रॉड डाउन कुछ भी नहीं था। ऐसे ही है, वर्किंग पे फोकस करें। यकम जनवरी 12 को आपने मजीद एसेट खरीदा, कितने का? 300 का। बात समझ आती है? सर क्या हम अपना एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे मेंटेन कर रहे हैं? नहीं, हम तो कॉस्ट पे मेंटेन कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड में जा रही है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड में जा रही है तभी तो नोट के अंदर एक्यूमुलेटेड का अलग सेक्शन बनाया हुआ ना, अदरवाइज बनाता ही ना। ओके, तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन तो इस एसेट अकाउंट में पार्क नहीं होगी। तो क्या मतलब है आपका कि 31 दिसंबर 12 की जो डेप्रिसिएशन है वो यहां नहीं आएगी? तो क्या 31 दिसंबर 12 पे आपका एसेट अकाउंट 300 ही दिखा रहा होगा? क्या आप मानते हैं इस बात को? किसी को इख्तलाफ? 13 पे ब्रॉड डाउन कर दें, 13 पे ब्रॉड डाउन कर दें 300। ले जी, उस 300 के बाद क्या हुआ जी? रीवैल्यूएशन हुई कितने की? 38 की। 38 की एंट्री क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? एसेट को डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस को। लेकिन साथ ही साथ एक और एंट्री भी तो होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो ट्रांसफर होती है वो कितनी हमने की होगी? 15 से, क्योंकि 15 तक उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है। तो इसका मतलब है एसेट अकाउंट क्रेडिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। क्या आप सब मानते हैं इस बात को? क्या ये कुछ सिचुएशन बनी होगी? ओके, और डेप्रिसिएशन जब 13 की हुई होगी तो वो तो इधर नहीं आएगी, वो तो एक्यूमुलेटेड में जाएगी। तो इसका मतलब है जब इस अकाउंट को क्लोज किया जाएगा तो मेरे पास कैरी डाउन कितना होगा? और क्या यकम जनवरी 14 पे भी एसेट अकाउंट 323 ही होगा? तो सर आप में से काफी लोग कह रहे थे सर 31 दिसंबर 13 पे तो ये पड़ा हुआ है। नहीं सर, वो तो ये पड़ा हुआ है। कुछ बात समझ आई? तो याद रखिएगा, अगर अकाउंट की रीवैल्यूएशन, वैसे मुझे मसला नहीं है पेपर में, अगर आप ये वर्किंग बनाने के बाद ये लेजर से भी ओपनिंग निकाल लेते हैं तो मुझे कोई इशू नहीं है। और मेरे हिसाब से ना फनकारी लगाइएगा, कोई 1 मिनट लगा के ना ये बना लीजिएगा। 1 मिनट लगेगा इसके अंदर। हमें कितना टाइम लगा समझाते हुए? मुझे 1 मिनट लग गया, तो जब आप खुद बनाएंगे तो 30 सेकंड लगेंगे। तो 30 सेकंड लगा लीजिएगा, गलती से बच जाएंगे। क्योंकि बस इस सवाल में एक ही मुश्किल काम था और वो ये था ओपनिंग निकालना। वो बाकी सवाल तो आगे पूरा सीधा है। क्या सबको ये बात समझ आ गई? तो हमारा एसेट अकाउंट हमें खुद बता रहा है कि यकम जनवरी 14 पे हमारा एसेट अकाउंट 323 शो कर रहा था। तो आज तक जितने भी सवाल किए थे उसमें तो बता दिया जाता था कि जी इस दिन ये एसेट खरीदा गया, कॉस्ट थी वही कॉस्ट आती थी। ये पहली दफा ऐसे हुआ है कि हम ओपनिंग बैलेंस वो ले रहे हैं जिससे पहले कभी रिवैल्यूएशन हो चुकी हुई है। तो इट मींस के जब रिवैल्यूएशन पहले हो चुकी हो तो यहां पे फिर ओपनिंग बैलेंस कॉस्ट वाला नहीं आएगा, बल्कि रीवैल्यूड अमाउंट के बाद जो एडजस्टमेंट्स होके आता है वो आएगा। बात समझ आ गई सबको? सब साथ है यहां तक? किसी को कोई इशू? तो क्या मैं यहां पर 323 लिख दूं? ले जाइए, ओपनिंग बैलेंस जो हमें यकम जनवरी 14 का चाहिए था या 31 दिसंबर 13 का चाहिए था, वो ये हमारे सामने। किसी को कोई सवाल यहां पर? जनाब वो वाला ज्यादा आसान है कि वहां से कॉस्ट हमने ले ली। भाई दोनों तरीके आपके सामने हैं, दोनों तरीके आपके सामने हैं। किसी को वो आसान लगता है, किसी को ये आसान लगता है, जैसे आपको मुनासिब लगे। बस मसला ये है कि पेपर में सही कराइएगा। अब कुछ कहेंगे सर ना हम वो करेंगे ना हम वो करेंगे, हम पड़ोसी से देख लेंगे, हमें तो वो आसान लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसी फनकारी ना लगाया करें। तो काम वो किया करें जो खुद करना होता है, ठीक है? तो 323 हम लेजर से देख लें या वहां से देख लें, ये आपके ऊपर है। इट्स टोटली अप टू यू। और वैसे वहां से भी नजर आ रहा है, जो लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट आपको नजर आ रही है अपनी, जो जिस तारीख में हमें बैलेंस चाहिए, डेप्रिसिएशन तो आपको वैसे ही जबानी भी पता है भाई नहीं आती उसके अंदर। तो इसका मतलब है 323 ही पड़ा होगा ना। 323 के बाद एसेट अकाउंट में एडजस्टमेंट ही कोई नहीं हुई तो वही पड़ा होगा। तो इंशाल्लाह जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, 2-3 सवाल कर लेंगे, फिर वर्किंग से डायरेक्ट बैलेंस उठाना आपको आ जाएगा। सब अच्छा है यहां तक? चलें जी, लें जी 2014 कंप्लीट करते हैं। क्या 2014 में कोई एडिशंस हैं? क्या कोई डिस्पोजल है? चलें जी, 2014 की एडिशंस भी फारिग, डिस्पोजल भी फारिग। क्या 2000, अब देखिए 2014 वाला साल कौन सा है? सर आप इस इलाके में फिर रहे हैं इस वक्त, ऐसे ही है? इस इलाके में फिर रहे हैं ना आप? नहीं बोलेंगे? आप इस इलाके में फिर रहे हैं भाई। क्या इस इलाके में कोई रीवैल्यूएशन हुई है? बोले
हुई है, बिल्कुल हुई है। अगर रीवैल्यूएशन हुई है तो क्या कोई डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हुई होगी? बिल्कुल हुई होगी। और वो कितनी होगी? वर्किंग से नजर आ रहा है सर? 17 + 15 नहीं हुई होगी सर? 15 तो पहले ट्रांसफर हो चुका है भाई, अब तो 17 ही बचा है, वही ट्रांसफर होगा। तो इसका मतलब है कि आप यहां पर लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट अकाउंट क्रेडिट 17 से। क्या ख्याल है? ओके, सब अच्छा है। उसके बाद रिवैल्यूएशन भी तो हुई है। कितने की हुई है रिवैल्यूएशन? सर लॉस ही लॉस है जिंदगी में, लॉस ही लॉस है। अभी तो लॉस शुरू हुआ है, अभी तो जमाने हैं लॉस के आते भाई। ओके, तो क्या करेंगे हम यहां पे? 54 का लॉस तो आपको पता है नेगेटिव से शो होता है। सब अच्छा है। ले जी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये कितना होगा? ये भी किस तारीख पे चाहिए? ये भी चाहिए 1 जनवरी 14 पे या फिर 31 दिसंबर 13 पे? बोले 17। 17 कैसे मेरे भाई? जबानी करते हैं, जबानी करने की कोशिश करते हैं। ओपनिंग 12 में एक्यूमुलेटेड 0 होगा, 15 की डेप्रिसिएशन आ गई, 12 का क्लोजिंग 15। ओके, 13 के अंदर रिवैल्यूएशन हुई, 15 जो था फारग हो गया। उसके बाद 13 की डेप्रिसिएशन आई 17, अब 17 ही पड़ा हुआ और 17 ही पड़ा हुआ, 14 आ गया। वहां से तो शुरू हो गया ना सवाल। तो इसका मतलब है ओपनिंग 17 ही पड़ा हुआ। मानते हैं इस बात को सब? चले जी, तो इसका मतलब है जबानी भी कर लिया तो 17 पड़ा, जो पड़ा था वो फारग हो गया। देखें, नजर तो आ रहा है। ले जी, अब नेक्स्ट काम क्या करना है जी? 14 की डेप्रिसिएशन कहीं पे नजर आ रही है आपको? 14 की डेप्रिसिएशन कहां पे पड़ी है? डेप्रिसिएशन की लाश वो देखें, वो जिस इलाके में हम फिर रहे हैं वहां पे डेप्रिसिएशन 14। तो भाई डेप्रिसिएशन 14 और डिस्पोजल तो है ही कोई नहीं। ले जी, कॉस्ट बता दें कितनी है? 252। देखा देखा लग रहा है, देखा देखा लग रहा है। ये 252 देखें, ये 252। सर ये तो साल के शुरू का है सर, हमें तो साल के आखिर का चाहिए था। ये तो असल में 31 दिसंबर 14 था सर। नहीं, ये 14 ही था। तो या मुझे 1 जनवरी 14 पे क्यों ले आया? और सर जी क्लोजिंग भी तो यही होगा ना 14 का, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में थोड़ी जा रही है। तो इसका मतलब है जब आप ये साल क्लोज करेंगे 252 ही क्लोजिंग में पड़ा होगा। तो देखें आ गया आपके सामने। बताएं जी एक्यूमुलेटेड का क्लोजिंग। सॉरी 14 बस, और बुक वैल्यू 230। मुझे लग रहा है आज इतना का स्कोर हो जाएगा मैच में ऑस्ट्रेलिया का। यार अच्छी बात की है अगर तू गंदी बातें करता है। रीवैल्यूएशन, उसके बाद डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है जी? और यूजफुल लाइफ कितनी है? 20 हो गई ना, टोटल 23। यूजफुल लाइफ तो 20 है ना, हम वो अपनी एस्टिमेट चेंज करने की वजह से कर रहे हैं। यूजफुल टोटल तो 20 है ना, हम टोटल लिख रहे होते हैं यहाँ पे, रिमेनिंग नहीं लिख रहे होते। ले जी 14 नोट करें, फिर 15 की तरफ आते हैं। नहीं नहीं, वो 20 होनी चाहिए। कितनी लिखी थी कल हम? वो जब रिमेनिंग लिखी थी? अच्छा नहीं नहीं, सॉरी, यू आर राइट, यू आर राइट मैन, यू आर राइट, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक। असल में बस ना वो हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि जरा ना परेशानी बढ़ती जा रही है। ओके, इस वजह से मैं सवाल की बात करूँ, आप पता नहीं कहाँ बात को लेके जा रहे हैं। आते भाई नोट कर लें जी। हाँ वो रिमेनिंग इतनी रहेगी है ना, ठीक कह रहे हैं वो, दे आर राइट। रिमेनिंग जो बैलेंस रह जाता है ना वो लिखना होता है। आई वो जरूर। हाँ तो यूजफुल लाइफ अब कितनी है? हम 18 में कर रहे हैं ना। 14 में कितनी रह गई थी? 18 रह गई थी ना, तो 18 में करेंगे। नहीं नहीं, वो बस यूजफुल लाइफ यहाँ के हिसाब से तो 18 है ना, जिस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं आसान अल्फाज में वो लिखते हैं। तो हमने 18 में कैलकुलेट की ना, तो वही आएगा।
ठीक है भाई, चलें आगे? नो सर। चलिए जी, वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। 2015 की बात कर रहा हूँ। आतिफ भाई ऐसे ही मुस्कुरा पड़ते हैं। ले जी 2015। अब 2015 में आसानी भाई ये हुई कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसका क्लोजिंग उसका ओपनिंग बन जाएगा, इसका क्लोजिंग उसका ओपनिंग बन जाएगा। अब ज़्यादा वहाँ से फनकारी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लगाना चाह रहे हैं लगा लें, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है, आंसर ही निकलने। ओके, बात समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि जो इसका क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग ही बनेगा ना, और जो इसका 14 क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग ही बनेगा। क्या ख्याल है? तो मुश्किल काम बस यही है भाई, मुश्किल काम यही है। ये आइडेंटिफाई कर लिया तो जिंदगी सुकून में है। यहां पे गलती कर दी तो फिर तो फिर तो फिर तो फिर तो फिर लेकिन नंबर यही कटेंगे भाई। नंबर आपको मैंने बता दिया था कि कौन सी सर, सिर्फ उसी स्टेप पे कटेंगे नंबर। आपने अगर यहां पे गलती कर दी तो अगर इसका आधा नंबर था, आधा कट गया, इस टोटल को करने के पूरे नंबर मिलेंगे। ये नेट बुक वैल्यू भी आपकी गलत हो जाएगी, लेकिन इसके भी पूरे नंबर मिलेंगे। इसकी वजह से आपका अगले साल का ओपनिंग भी गलत हो जाएगा, लेकिन नंबर पूरे मिलेंगे। उसकी वजह से आपका क्लोजिंग भी गलत हो जाएगा, लेकिन उसके नंबर पूरे मिलेंगे। उसकी वजह से आपका नेट बुक वैल्यू भी गलत हो जाएगी, लेकिन उसके नंबर पूरे मिलेंगे। एग्जामिनर इज नॉट लाइक अम्मी, जो हर बात पे ये कहती है कि देखा 2 साल पहले तो फोन यूज कर रहा था, इस वजह से याद हुआ है। अम्मी कहती है ना ऐसे, जब भी कोई मसला हो, देख तेरे फोन की वजह से हुआ, देख तेरे, हर जगह वो फिर ऐसे बिस्ती नहीं होती आपकी। लेकिन अम्मी सही करती हैं, सही बिस्ती होनी चाहिए। एग्जामिनर को भी ऐसे ही करना चाहिए, जगह जगह बिस्ती करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करता। वो कहता नहीं कोई बात नहीं, खैर नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। सीधी बात है, सीधी बात है, वरना हम भी आज तक भुगत रहे होते हैं। तो बहरहाल एनीवेज छोड़ें, आगे चलें जी। सब अच्छा है। कहाँ पे थे हम? 15 पे आ जाए जी। 15 का अभी हमने डाटा मुकम्मल नहीं किया, तो 15 में फिर सारी कार्रवाई पूरी कर ली जाए। रिवैल्यूएशन तो हमने 15 में कर लिया गालिबन। ओके, अब इसके बाद 15 के बारे में उसने कहा है कि 30 जून 15 को एक बिल्डिंग हमने बेच दी 80 मिलियन की। अब एक डिस्पोजल वाला सवाल हमने किया था ऐसे, तो क्या करना होता है जी? इसके अंदर से डिस्पोजल को अलग कर लें, क्योंकि डिस्पोजल का रिवैल्यूएशन सरप्लस भी अलग होना है और डिस्पोजल की सारी बुक वैल्यूज वगैरह भी हमने अलग करनी है। तो भाई 272 और 17 कितनी बिल्डिंग्स का है? 4 का है। हाँ 4 है, 4 का है। हमें कितने का चाहिए? तो क्या काम किया था हमने तब? 272 डिवाइड बाय 4 इंटू 1, उसको आगे पूरे साल पे ले जाएं, और बकाया जो 3 बचेंगी उसकी डेप्रिसिएशन अलग कैलकुलेट कर लेंगे। चलें जी ठीक है, एक और वर्किंग बनानी पड़नी है, वर्किंग 2, डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, डेट, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। ले जी, हम 1 जनवरी 15 से शुरू करते हैं, और मैं रीवैल्यूड अमाउंट से शुरू कर रहा हूं भाई। कोई ज़रूरत नहीं है यहां से शुरू करने की, फिर ऐसे सारा काम करना पड़ेगा। बस रीवैल्यूड अमाउंट से शुरू करते हैं, और रीवैल्यूड अमाउंट में देखें 272 4 की है, आपको कितनों की चाहिए? 1 की। इसी तरीके से ये 17 जो सरप्लस है ये 4 का है, आपको चाहिए 1 का। बोले जी 272 डिवाइड बाय 4, 68, और सरप्लस 4, बस 4 कर लें, ठीक है, राउंड ऑफ कर लें, खैर ठीक होगी बात। यहां तक सब अच्छा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मेरे भाई? इसकी डेप्रीसिएशन, 6 माह की डेप्रीसिएशन। 30 जून को डिस्पोज ऑफ हो गया, तो 30 जून की डेप्रीसिएशन। हाँ जी, गौर करें प्लीज, तवज्जो चाहिए होगी आपकी। यहां तक 18 साल थे, रिवैल्यूएशन हो गई, डेप्रीसिएशन के अंदाज बदल जाएंगे, 17 पे करना पड़ेगा। तो भाई 68 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 6 बाय 12। किसी को कोई इख्तलाफ? किसी को कोई इख्तलाफ? 68 समझ आ गई कैसे आया? 17 समझ आ गया कैसे आया? 6 बाय 12 समझ आ गई कैसे आया? ओके, और यही सलूक पड़ोसी के साथ, 4 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 6 बाय 12। बोलिए जी, 2 1 0.125। अब इसको क्या लिखे, 0 लिख दें? पॉइंट, चले 0.12 लिख देते हैं, आप भी क्या याद करेंगे, वैसे इतना छोटा नंबर है वो, खैर है। बोले जी 66, और ये 3.88। ठीक है जी, जी बस ठीक है यार, कोई नहीं, इतना ना कॉम्प्लिकेट करें सवाल को, इतने की खैर होती है। मिलियंस वाले सवाल में एग्जामिनर इतने की खैर दे देता,
ओके, ठीक हो गया जी यहां तक। ये 30 जून 15 पे हमारे पास आ गई बुक वैल्यू। अब क्या करना है मेरे भाई, प्लीज जरा गौर करें, ये देखें, अब प्लीज देखिए, बोर्ड पे देखिए। 30/6/15 पे डेप्रीसिएशन ऑफ डिस्पोजल, ये निकालते हैं हम वर्किंग 2 से। कितनी है मेरे भाई? 2 और 0.12। बात समझ आ गई? अब जरा अगली बात मुझे बताइए कि जब हम एसेट को डिस्पोज करेंगे तो क्या स्टेप था हमारा? वी विल क्रेडिट दी एसेट अकाउंट विद दी, कितनी कॉस्ट है? कितनी कॉस्ट है? सोच के बताइए। 68 किधर है? 68 तो बुक वैल्यू है, कॉस्ट तो नहीं है। ओके, इस वर्किंग में 272 में 68 था डिस्पोज्ड एसेट का, ऐसे ही है। उसमें से 2 हमने निकाल दिया, तो बकाया कितना निकालना है? 66। तो 66 बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल निकाल दो, यही मतलब है ना इसका, यही मतलब है इसका। तो वर्किंग में से हमने हमेशा बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल निकालनी होती है, बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। 2 निकाल चुके, 66 ये है, वर्किंग की बात कर रहा हूं। और यहां पे कितना बचा जी? 3.88, ये भी निकल गया। तो जो डिस्पोज एसेट का सरप्लस था वो भी निकल गया, और डिस्पोज एसेट की जितनी बुक वैल्यू थी वो भी सारी निकल गई। वर्किंग की बात करूं, यहां पे आगे शायद मैं थोड़ी सी बात को बदलूंगा, मतलब वही होगा। और उसके बाद एंड पे क्या रह जाएगा? 31 दिसंबर 15 को डेप्रीसिएशन ऑन रिमेनिंग। हाँ जी, ये कैसे काम करेंगे? देखें, प्लीज प्लीज गौर कीजिएगा। 272 4 का है जी, हमें चाहिए 3 का। क्या आंसर आता है? 204। इस पे 17 साल की डेप्रीसिएशन, बोलें 12, बोलें 12 13 12। और पड़ोसी के साथ भी ये सलूक। ये देखें 17 कितने का है जी? 4 का, हमें चाहिए 3 का। बोलें कैसे हो सकता है? 17 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 बताए ना। 12.75, और इसको डिवाइड करें 17 पे, 1 करने चले। ले जी, अब बताएं जी 31 दिसंबर 15 पे हमारी बुक वैल्यू रिमेनिंग एसेट्स की कितनी हो गई? माइनस करें 272 में से तीनों। 192 नहीं जान छोड़ा, ये बताएं। 12। समझ आ गई बात की? समझ आ गई? यही काम हम करते थे ना, कि हम डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन निकालते थे, डिस्पोजल की जो बकाया बुक वैल्यू होती थी वो निकालते थे, और जो रिमेनिंग रह जाते थे उनकी डेप्रिसिएशन निकाल देते थे। ले जी, ये काम तो हो गया। व्हाट अबाउट नोट? अब आइए जरा नोट के ऊपर। अब प्लीज छोड़ दें, 5 मिनट बाद नोट कर लीजिएगा प्लीज, मुझे ये कॉलम कंप्लीट करने दें, 5 मिनट बाद नोट कर लीजिएगा। क्या 2015 में कोई एडिशंस है? 2015 में कोई एडिशंस नहीं है। क्या 2015 के अंदर, मैं डिस्पोजल को भी स्किप कर रहा हूं, बाद में करते हैं, क्या 2015 में कोई रिवैल्यूएशन हुई? बिल्कुल हुई है। वर्किंग में देखें, अब आप किस इलाके में फिर रहे हैं? अब आपका इलाका जो है वो ये है, ये पूरा इलाका है। इस इलाके में देखें, रिवैल्यूएशन आपकी बिल्कुल हो रही है। 34 से आपका एसेट ऊपर जा रहा है, तो अगर 34 से एसेट आपका ऊपर जा रहा है तो मैं रिवैल्यूएशन में 34 लिख दूं पॉजिटिव से। अगर रिवैल्यूएशन हो रही है तो फिर ट्रांसफर भी हो रही होगी। कितनी डेप्रिसिएशन ट्रांसफर हुई? लास्ट डिवैल्यूड रेट से देखें 14, तो इसका मतलब है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट। क्या ये बात सबको समझ आती है? ले जी, अब जरा आइए वही डिस्पोजल के उसूलों पे। वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद द कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। लेकिन ये बात तो उन एसेट्स के लिए थी जो कॉस्ट मॉडल पे चल रहे होते हैं, ये एसेट तो रिवैल्यूएशन मॉडल पे चल रहा है, तो क्या करेंगे? वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद द लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट। तो मुझे बताइए कि हमारा जो एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ उसकी लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट हमने कहीं पर निकाली है कि निकालनी पड़ेगी? सर वो देखें वर्किंग 2 के सबसे ऊपर मिलेगी आपको,
लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट की लाश पड़ी हुई है, वो देखें 68 पड़ी हुई है। तो भाई ठीक है, 68 से आपने निकाल देना, कोई मसला किसी को? तो इसका मतलब है 68 यहां पे क्या होगा, क्रेडिट होगा, एडिशन तो वैसे ही कुछ नहीं है। बात समझ आ गई? ओके, दूसरा स्टेप क्या था? वी विल डेबिट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट with the accumulated depreciation of asset dispose of from date of purchase to date of sale, ये पढ़ा था। लेकिन रीवैल्यूड के लिए क्या था? फ्रॉम डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन फ्रॉम डेट ऑफ सेल। तो सर मुझे बताइए, डेट ऑफ लास्ट रिवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन क्या कहीं पे हमारे पास है कि नहीं? है कि नहीं? सर वो जो 2 पढ़ा हुआ है, वो वर्किंग 2 के अंदर जो 2 पढ़ा हुआ है, ये क्या चीज है? ये क्या लास्ट रिवैल्यूएशन से लेके सेल तक की डेप्रिसिएशन नहीं है? क्या एक्यूमुलेटेड में यही पड़ी होगी? तो यही निकालनी है, निकाल दें, ये ले। क्या ख्याल है? बात समझ आ गई? और उसके बाद लास्ट स्टेप हमें चाहिए डेप्रिसिएशन का, और इसके अंदर डिस्पोजल की भी डेप्रिसिएशन, वही वर्किंग डेप्रिसिएशन एनुअल है, ऑन ओपनिंग एसेट्स, ऑन एडिशंस, ऑन डिस्पोजल्स। ऐसे ही है, ओपनिंग एसेट्स पे डेप्रिसिएशन मेरे ख्याल में ये है, यही थे ना, ये जो बच गए थे सारे वो हो गए। और डिस्पोजल पे शायद डेप्रिसिएशन ये है 2, तो क्या 14 की डेप्रिसिएशन नहीं होगी टोटल? क्या ख्याल है? तो क्या मैं यहां पे 14 लिख सकता हूं? और आपके समझने के लिए मैं यहां पे लिख दूं, बल्कि समझने के लिए लिखूं, यहां पे वर्किंग 1 लिखे आप। माशाल्लाह वर्किंग का रेफरेंस ही कोई नहीं दिया हुआ, अल्लाह पूछे आप सबसे। 1 1, हाँ तो है, तो 1 लिखे ना आप मेरे भाई, आपको 1 ही लिखना पड़ेगा, लिखना तो है। ये डिस्पोजल कहाँ से आया? 68, ये 2 से आया, ट्रांसफ़र 1 से आया, 34 भी 1 से आया, और ये ट्रांसफ़र भी 1 से है, और ये 2 जो है ये कहाँ से आया? ये 2 से आया। नहीं जी, क्या ये बात समझ आ गई? ओके। अब यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये आती है कि स्टूडेंट कहते हैं सर अजीब आदमी आप, यहाँ पे कहते हैं जी बुक वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे कहते हैं जी लास्ट रिवैल्यूड अमाउंट निकालनी है, ये क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है? सर देखें, बात यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर आप एसेट अकाउंट में से चीज़ें निकाल रहे हैं, आपने यहाँ पे भी 66 जमा 2 68 ही निकाला हुआ, बस वहाँ पे ज़रा डेप्रिसिएशन में और बुक वैल्यू में तोड़ दिया, यहाँ पे आपने उसको टोटल कर दिया, बस बात तो यही है, फ़र्क कोई नहीं है, कॉन्सेप्चुअली दोनों बातें सेम। ठीक होगी बात? सवाल पूरा हो गया? बताएं जी। सॉरी, डिस्पोजल के सरप्लस का डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट रिटेन अर्निंग। सर यहाँ पे तो हम एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बना रहे हैं, सरप्लस तो यहाँ कहीं नहीं आता। ओके, शायद जो सब नोट बनता है ना, मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, शायद वहाँ पे बात हो जाए, इधर तो नहीं आएगा। लेकिन ये एसेट का लेजर है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर है, इन दोनों की बात होगी। ये बताएं जी, 12 बुक वैल्यू 92 नहीं जान छोड़ा है आते साहब जी, चलता रहेगा। कितने साल? 17 रह गए। आती भाई बड़े खुश हैं आजकल, है ना आते भाई? इसकी अगर सब नोट बनाना चाहें तो कैसे बनेंगे? पहला सब नोट क्या होगा? लास्ट रिवैल्यूएशन वाज कैरिड आउट ऑन, है हमारे पास तो 3 हुई है सर, 15 की लिखेंगे ना, 15 का नोट बना रहे हो तो आप 15 की बात करेंगे बस। लास्ट रिवैल्यूएशन वाज कैरिड आउट बाय कौन से है जी? प्रीमियर वैल्यूएशन सर्विसेज एंड इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वैल्यूअर्स एज ऑन 1 जनवरी 2015। मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये कैसे बनेगा भाई? क्या करेंगे इसमें? ओपनिंग सरप्लस कितना है जी आपके पास? 15 में देखें, 17 पड़ा हुआ है कि 0 पड़ा हुआ है? सर 0 पड़ा हुआ है। 1 जनवरी 15 को रिवैल्यूएशन हुई है, उस वक्त तक तो पहले लॉस था, सरप्लस तो था ही नहीं, तो इसका मतलब है सरप्लस तो 0 होगा। उस साल अरोज ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ जी? 17 नहीं बोलेंगे? बना ही देते हैं आपको सब नोट्स बनाने जी, बनाने ही बनाने हैं सब नोट्स। मेरा भाई मैट्रिक के पेपर नहीं है, चॉइस मिलेगी, बनाने ही बनाने हैं।
जी Some notes are not required. ओए होए यार, वो क्या दौर होते थे मैट्रिक वाले। किसी रिक्शा वाले को जाके कहें यार वहाँ छोड़ दे, जो मैट्रिक से पहले वाला ज़माना था। ओए होए होए, ओए यहीं उतर जा तू। क्यों याद करते हैं आप? ये तो अभी आपको मैं बताऊंगा, जब क्वालिफाई करेंगे ना, आप कहेंगे आप पढ़ रहे थे यही अच्छा था, एम ही क्वालिफाई कर लिया। नहीं नहीं सर जी, नहीं इतनी सर ये ऐसे ही होता है। आप अभी आपको कॉलेज याद आता है, आपको स्कूल याद आता है, वो दौर याद आते हैं ना, आगे जाएंगे तो ये ज़माने याद आएंगे आपको सारे। तो ये ऐसी ही बात है कि जो इस ज़माने में बंदा होता है ना, वो कहता है यार फारग है, वो ही ठीक था। क्योंकि हर डिफरेंट स्टेज पे हर अगला दिन मुश्किल 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 बढ़ती जाती है। तो बहरहाल ये तो वक्त ही बताएगा आपको, आप खुद ही कहेंगे कि सर पढ़ाई अच्छी थी, किधर आ गए हम। जे ओपनिंग जीरो अरोज ड्यूरिंग द ईयर। हाँ जी, 15 में बताएं जी कितना हमारा रिवॉल्यूशन सरप्लस आया। वो देखें किधर देखें, 34 के 17? 17 की बात हो रही है मेरे भाई, 17 की बात हो रही है। 17 आया सरप्लस के अंदर, क्योंकि आया टोटल 34 था, लेकिन 17 एडजस्ट हो गया लॉस के अगेंस्ट, तो बकाया जो सरप्लस में बचा वो तो 17 था, तो हम तो 17 की बात करेंगे। एडजस्टेड कितना हुआ जी? एडजस्टेड में मैंने बताया था अगर कोई डिस्पोज ऑफ हो रहा हो आपने वो लिखना है। वो देखें ऊपर, गालिबन 3.88 बचा जो कि आपने फारिग कराना है। ये देखें टोटल डिस्पोज एसेट का 4 था ना, इतना तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन में एडजस्ट हो गया, इतना इंक्रीमेंटल में एडजस्ट हो गया। ये आएगा ट्रांसफर्ड के अंदर। एडजस्टेड में वो आएगा जो बेचने के टाइम पे आप करते हैं। बेचने के टाइम पे तो 3.88 किया होगा ना, ओके तो इसका मतलब है बेचने के टाइम पे जो किया होगा वो एडजस्टेड में 3.88। और फिर लिखते हैं हम ट्रांसफर्ड, ये होता है जी इंक्रीमेंटल वाला, ये डिस्पोजल का होता है, ये इंक्रीमेंटल वाला होता है। अब देखें एक तो 0.12 गया, एक 0.12 गया, और इधर जो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन हुई वो एंड पे 1, एक 1 वो गया, तो मेरे ख्याल में 0.12 और 1 1.12, और क्लोजिंग कितना आ गया जी? नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, 12। ले जी, ये मूवमेंट एंड रिवॉल्यूशन सरप्लस है। ये भी कंपैरेटिव वाले का बनाना है अपन बस दोनों बनाने हैं आपने, मैंने तो 15 का बना दिया, बाकी आप खुद बनाए। सोल्यूशन में दिए, मैं सोल्यूशन में सब नोट दिए, जरा देखें। बना कंपैरेटिव भी बना हुआ है, वो तेरी खैर किधर बना हुआ है, नजर ही नहीं आ रहा। किधर बना हुआ है? उसने क्या किया हुआ है? उसने कुछ और बनाया हुआ है मेरे भाई, पता नहीं इसने क्या बनाया हुआ है। 1.3 पता नहीं, ये मुझे नहीं समझ आ रही क्या है ये। एनीवे छोड़ने, दफा करें जे। हाँ बस ये बना दिया, आपको आइडिया तो हो गया, आपको बनाना तो है, सवाल में नोट है तो सब नोट तो लाजमी है। हाँ जी, हैड देयर बिन नो रिवैल्यूएशन। वो कर दिया। हाँ ये पता नहीं इसने क्या किया हुआ है, मुझे लग रहा है गलती है इसके अंदर, देयर इज अ मिस्टेक इन इट। कौन सा? ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये कैसे हो सकता है यार, इसमें मुझे गलती लग रही है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। नहीं हो सकता ना, गलत है ये। इंक्रीमेंटल किधर है? जो साल के दौरान एसेट सेल हुआ वो किधर है? नहीं लिखा हुआ तो गलत है ना। वो देखिए उसने सर ये लिखा हुआ है, ये दोनों तो उसने लिखे ही नहीं, हालांकि ये भी तो 15 के हैं। क्यों, किधर जाएंगे ये? सवाल तो बनता है ना, कि नहीं बनता सवाल? ले जी, हैड देयर बिन नो रिवैल्यूएशन, तो बुक वैल्यू क्या होती? कैसे निकालेंगे? ओ तेरी खैर, सारी वर्किंग दोबारा। और नहीं भाई, ना होती बुक वैल्यू तो आपका एसेट वो 300 कॉस्ट भी पड़ा होता ना शुरू में, उसी को डेप्रिशिएट करते जाते हैं, उसी को डेप्रिशिएट करते जाते हैं, खत्म हुई बात। तो यूजफुल लाइफ 20 होती ना, तो बस 300 डिवाइड बाई 20 डेप्रिसिएशन आ गई। हाँ इस साल चूंकि डिस्पोजल हो गई थी 15 के अंदर, तो 15 के अंदर आपने एक डिस्पोज वाले की निकाल देनी थी, बाकी की कॉस्ट पे आपने डेप्रिसिएशन लगा देनी थी। वेरी सिंपल। इसकी वर्किंग मुझे लग रहा है इसने ठीक की हुई है। हाँ इसकी वर्किंग इसने ठीक की हुई है, इसमें कोई मसला नहीं है।
ले जी, ये सवाल तो तमाम हुआ। अब आते हैं शेरदिल वाले सवाल पे, और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, शेर। आते भाई, शेरदिल। शेरदिल की बात करूं, आप पता नहीं कहां जा रहे हैं। आते भाई, सही हो रहा है गलत हो रहा है? ओए होए, कितने कितने सेकंड में? 426? आपको तो ज्यादा बताए गए हैं, मेरे हिसाब से तो 57 थे। सही कह रहा हूं? हाँ वो टोटल है ना, लेकिन जो असल में काम की बात थी वो 57 की होगी, हुई है सिर्फ। खामोश हो जा। लेट्स हैव अ कप ऑफ टी इन फैकल्टी रूम। नॉट हेयर मैन, वेरी डेंजरस। कौन कौन कौन? ओए होए, ना किया कर ऐसी बातें। पेज 188, क्वेश्चन नंबर 8, शेरदिल। हाँ भाई, शेर बनो शेर। तू क्यों गुस्सा कर रहा है मेरा भाई? खुश है मेरा भाई कि परेशान है? कि बट ठीक है, जो हो रहा है उन्हें दो। ये वो नहीं वो है, अच्छा अच्छा अच्छा, वो नहीं वो है, बट ठीक है, बता दिया उसने, वो नहीं वो हूं मैं। जी मेरे भाई, ये बड़ा खुश है, ये बड़ा खुश है, ये बड़े दिनों से बड़ा खुश है ये भाई, है ना जी? अच्छा, मैच है इसलिए खुश है? तो मैच ही तो शुरू होने वाला है, उसी मैच की तो बात हो रही है मेरे दोस्त। नहीं? ओके। हाय हाय, सवाल नंबर 8 पे आइए। छोड़े दोस्त, ये बातें बाद में करेंगे। सवाल नंबर 8 पे आइए। नो रिवेल्यूएशन वाला पॉइंट है, उसके अंदर इन्होंने सिर्फ शो ही 3 वैकेंसी की हुई है। हाँ तो 14 में तो चारों आएंगी, 14 में चारों आएंगी, 15 में तो चूंकि एक डिस्पोज ऑफ हो गई है ना, तो वो तो फिर आएगी नहीं, वो तो छोड़ देना आप, वो तो बड़ा सिंपल सी वर्किंग है ये। आए जी क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू शेरदिल लिमिटेड, रिक्वायर्ड है जी इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, प्रिपेयर अ नोट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कंपैरेटिव फिगर। सर यहां पर भी वही मसले हैं, यहां पर भी कंपैरेटिव फिगर वाले मसले हैं। फॉर इंक्लूजन इन एसएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016, कॉलम्स फॉर टोटल आर नॉट रिक्वायर्ड। वो कह रहे टोटल ना करना, बड़ा एहसान किया हमारे ऊपर। जी सवाल के मार्क्स तो देखें जरा, और नीचे देखो, नीचे 18 नंबर है भाई, 18 नंबर है। 18 नंबर का सवाल, मैन मुफ्त का नंबर नहीं सर, मुफ्त मुफ्त का नंबर है। आसान सवाल भी सवाल पढ़ेंगे, देखें कैसे नहीं होता सवाल। ओके जी भाई, निकाल दिए मुझे? हाँ वो जिस तरह से आया मुझे लगा ये मेरा वही वाला जो उनका था टेस्ट में, ये वहां से निकाला है, ये तो पास पेपर का नहीं है। सर से पूछ लो, सर ने पढ़ा दिया था क्या? नहीं नहीं, सर से पूछ लेना एक दफ़ा। सर ने देखा, सर ने कहा ये वाला उठाओ, सर को दिखा देना बस। ये अलजेब्रिक मेथड क्या है? नहीं मुझे बताओ, अलजेब्रिक मेथड सर ने कराया था क्या? नहीं कराया नहीं, वो साइमल्टेनियस इक्वेशन और वो, हाँ वो कराया। पूछ लो एक दफ़ा सर को, ये दिखा देना, क्योंकि दो तरीके हैं ना, एक तो सिंपल आप वो अपोर्शनमेंट करते हैं, हाँ एक होता है वो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा अलजेब्रिक। सर ने अगर उससे करवा दिया हुआ तो फिर ये देना, ये सर से पूछ लेना कि सर ये अलजेब्रिक करना है या इसको नॉर्मल तरीके से करना है। जी मेरा वो हाँ जो टेस्ट था वो जो लास्ट टाइम दिया था, दिखा दीजिएगा एक दफ़ा मुझे। ओके प्लीज़ खामोशी। हाँ जी आइए जी, ले जी अब इस सवाल को डिस्कस करते हैं। ये सवाल आप लोगों से हुआ था क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये बताइए कि ये सवाल हो गया था आपसे? अच्छा, कंपैरेटिव नहीं किया था? 2015 में ऐसे ही सब कुछ आया था, आपने 252 सही उठा लिया था? पक्की बात है? क्योंकि अगर आपने 15 में 252 सही उठा लिया ना, तो मुझे उम्मीद है 14 के वक्त आप 323 भी सही उठाएंगे, क्योंकि मसला तो इस सवाल में बस ओपनिंग का ही था, वो आपने एक दफा उठा लिया तो सवाल चल पड़ा वहां से। ओके चले ठीक है जी, आइए सवाल पे। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू शेरदिल लिमिटेड बिल्डिंग्स एंड इक्विपमेंट। दो एसेट्स आ गए मेरे भाई, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट।
बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट वर एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 14 फॉर रुपीज 450 मिलियन एंड रुपीज 50 मिलियन रिस्पेक्टिवली। यकम जनवरी 14 को आपने ये चीजें एक्वायर की, कॉस्ट आपके पास आ गई और डाटा आपसे मांग रहा है 16 का, इंक्लूडिंग कंपैरेटिव, यानी 16 और 15 का। ये सवाल भी कुछ ऐसा ही है कि जिस साल का नोट मांगा गया उससे पहले का खरीदा हुआ ही है, और हो सकता है बीच में रिवॉल्यूशन भी हो जाए। द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बोथ एसेट इज समराइज बिलो। बिल्डिंग हम स्ट्रेट लाइन पे लेके चलते हैं, जिंदगी है 20 साल और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था। सब्सिक्वेंटली एनुअल रिवॉल्यूशन, सब्सिक्वेंटली एनुअल रिवॉल्यूशन पे जाता है, जबकि इक्विपमेंट रिड्यूसिंग बैलेंस पे चलती है, 10% रेट है, लेकिन ये कॉस्ट पे है। लें जी, इस पर तो सुकून हो गया। इक्विपमेंट में तो कोई खप नहीं है भाई, इक्विपमेंट में बस एक ही खप है, और वो ये है कि आपको डेप्रिसिएट करना पड़ेगा और आपको निकालनी पड़ेगी क्या, बुक वैल्यू, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपने अगर 14 में खरीदा है तो आपने 15 की ओपनिंग एक्यूमुलेटेड निकालनी है, यानी कि 14 की क्लोजिंग निकालनी है। तो 14 की क्लोजिंग के लिए आपको बस 1 साल की डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट पे चार्ज करनी पड़ेगी, और वही एक्यूमुलेटेड होगी 15 की ओपनिंग। बात समझ आ गई? तो ये जब आप नोट बनाएंगे 15 के लिए तो 15 की ओपनिंग हो जाएगी। और ओपनिंग इक्विपमेंट के लिए ओपनिंग बैलेंस क्या रखेंगे? ओपनिंग बैलेंस आपको यकम जनवरी 15 का चाहिए ना, यानी 31 दिसंबर 14 का चाहिए, तो उस वक्त इक्विपमेंट का ओपनिंग क्या होगा? सर यही कॉस्ट होगी 50 मिलियन। 50, क्योंकि ये तो कॉस्ट पे है, ये तो रिवैल्यूएशन पे है ही नहीं, ये तो बड़ी जिंदगी सुकून है यहाँ पे, ये तो कॉस्ट इसकी 50 या 50 ही चलती जाएगी। तो आपके लिए ओपनिंग कॉस्ट इक्विपमेंट की आ गई 50, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 1 साल डेप्रिशिएट करके देख लीजिएगा क्या आंसर आता है जी। हाँ, तो रिड्यूसिंग बैलेंस कर लें, बस 1 साल की डेप्रिसिएशन कर लें, क्योंकि 15 यकम जनवरी 14 को खरीदा गया ना। आपने नोट कहां का बनाना है, ये देखें, टाइमलाइन बना देते हैं ना, जरा बात समझ आ जाएगी। ये देखिए 3 साल हैं आपके पास, 14, उसने आपसे ये नोट मांगा हुआ 1 साल का, और उसने आपको से ये कंपैरेटिव मांगा हुआ। तो जब आप ये कंपैरेटिव बना रहे होंगे तो आपके पास ओपनिंग बैलेंस यहां के होने चाहिए ना, उसने आपको दोनों की कॉस्ट यहां की दे दी है। अब क्या करेंगे? इक्विपमेंट की पहले बात करते हैं, बिल्डिंग की मैं आपसे भी कोई बात नहीं कर रहा, इक्विपमेंट की बात करते हैं। सर इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल पे चल रहा है, कोई रिवैल्यूएशन नहीं है, तो सर वो तो एसेट अकाउंट कॉस्ट पे चलता रहेगा। तो इसका मतलब है जो कॉस्ट यहां पर है वही कॉस्ट यहां पर है, तो बस आपका ओपनिंग कॉस्ट का आ गया। एंड व्हाट अबाउट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? ये 1 साल के जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे तो वही तो इस साल की ओपनिंग एक्यूमुलेटेड होगी। तो आप कॉस्ट 50 जो दी हुई है उस पे 1 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, आपके पास यहां की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी, और वो आपके लिए 15 का ओपनिंग बन जाएगा। वहां से सवाल आपका शुरू हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब बताइए आपका क्या सवाल था? जी बिल्कुल, 16 का नोट मांग के 15 की कंपैरेटिव मांगी हुई है जी। किसकी किसकी बात कर रहे हैं आप? ऊपर एसेट की बात कर रहे हैं कि नीचे की बात कर रहे हैं? सर आप एक्यूमुलेटेड की बात कर रहे हैं ना। एक्यूमुलेटेड में आपको क्या चाहिए होता है? जितनी डेप्रिसिएशन आज तक चार्ज होगी वो चाहिए, बुक वैल्यू क्यों चाहिए? वो सर वो नेक्स्ट ओपनिंग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट के ओपनिंग के लिए बुक वैल्यू क्यों चाहिए? ये आपका कॉस्ट है, ये आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ओके, आपने 1 साल की जो एक्यूमुलेटेड चार्ज कर दी, 31 दिसंबर तक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग आ गया आपके पास, वही यकम जनवरी 15 का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग होगा, और वो ओपनिंग आप यहां पे लिखेंगे। बुक वैल्यू क्यों आएगी? सुने सुने मेरी बात सुने, ये देखें, ये देखें सर, ये देखें, ये देखें, ये एसेट अकाउंट है और ये एक्यूमुलेटेड है। ओके, आपने एसेट खरीदा यकम जनवरी 14 पे, कुछ लिखेंगे, और उसके बाद कैरेट डाउन 31 दिसंबर 14 पे कुछ लिखेंगे, और यही आपका ब्रॉड डाउन बन जाएगा 15 पे, और ये आपका यहां पर आ जाएगा। मानते हैं इस बात को? फिर आ जाए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। यकम जनवरी 14 पे कुछ भी नहीं है, साल के आखिर में आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और यही आपका 31 दिसंबर 14 का कैरेट डाउन होगा, और यही अगले साल का ब्रॉड डाउन होगा, ओपनिंग होगा। क्या यही आप यहां पर नहीं लिखेंगे? ऐसे ही है ना? नहीं, आप क्या कह रहे हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे जी? किसमें?
नहीं, आपका गलत कॉन्सेप्ट बना हुआ है। देखें, डेप्रिसिएशन मेथड्स हैं, एक होता है डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन, एक होता है डेप्रिसिएशन मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है, इन मेथड्स का मतलब ये नहीं है कि जी एक में बुक वैल्यू पे मेंटेन हो रहा है, एक में नो। ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के तरीके हैं, ये एक अलग चीज है। आपका एसेट अकाउंट, अच्छा अब इन मेथड से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गई इन मेथड से, उससे अगला स्टेप होता है इस डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी। आप बताएंगे एंट्री क्या होगी, और कोई नहीं बताएगा, आप बताएंगे क्या डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है। क्यों आपने एक्यूमुलेटेड क्यों बोला, क्यों बोला एक्यूमुलेटेड? बोले मैं रिड्यूसिंग बैलेंस पे जा रहा हूं, आपने क्यों एक्यूमुलेटेड बोला? जी क्या हुआ? तो क्या ये दोनों बातें सेम है या मुख्तलिफ हैं? मुख्तलिफ है ना। डेप्रिसिएशन मेथड एक अलग चीज है, और एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे मेंटेन हो रहा है या कॉस्ट पे हो रहा है, एक अलग चीज है। आप मेथड को देख के ये नहीं बता सकते कि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे है या कॉस्ट पे है। आपने डेप्रिसिएशन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। उसके बाद सवाल आपको बताएगा कि आप एक्यूमुलेटेड मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर तो कर रहे हैं तो फिर एंट्री ये होगी, अगर नहीं कर रहे तो फिर एंट्री क्रेडिट एसेट हो जाएगी, यानी एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे चला जाएगा। इस सवाल में डेप्रिसिएशन मेथड आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस है, लेकिन क्या सवाल में उसने कहीं आपको यह बताया हुआ है कि हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं कर रहे? कहीं कहा है उसने? अगर नहीं कहा ना तो बाय डिफॉल्ट हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो मेथड ये नहीं बताता कि एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे है या कॉस्ट पे, वो तो बस डेप्रिसिएशन बताता है। उसके बाद उस डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या है वो आप बात कर रहे हैं, वो सवाल बताएगा मैं, वो एक अलग चीज है। तो इसलिए अगर हम WDV पे चल रहे हैं तो इट डजंट मीन कि हमारा एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे है। नो, ऐसा नहीं है। हम डेप्रिसिएशन का मेथड बुक वैल्यू पे लगा रहे हैं, एंट्री उसकी वही है, एसेट अकाउंट वही कॉस्ट पे है। कुछ बात समझ आई? 25, 30, 50%, 60%? पूछें, कोई कंफ्यूजन है खुल के पूछें। आज पूछ लेना, मार्च में पूछने से दोबारा बहुत बेहतर है। हाँ सही है ना, पूछ लें आज, कोई बात नहीं। आपकी कंफ्यूजन अभी खत्म नहीं हुई? अच्छा, गुस्सा क्यों कर रहा है? ओके, हाँ चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, अभी टाइम, बहुत टाइम है, वेले ही हैं आप भी, मैं भी वेले ही हूँ। चलें जी, बस 2 मिनट सुन लें, ये बात समझ आ गई? ओके। उसके बाद बिल्डिंग में क्या करेंगे? बिल्डिंग की वर्किंग तो बिल्कुल वैसे ही बन जाएगी, बिल्डिंग की वर्किंग बिल्कुल वैसे आपने लेके चलनी है, उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एसेट ट्रांसफर्स द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन एन एनुअल बेसिस। सर ये जुमला वैसे तो देखने में बड़ा भयानक लगता है, लेकिन असल में ये वही बात है कि जब आप इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो उसकी एंट्री क्या करते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट। क्या आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं रिटेन्ड अर्निंग में? ये वही बात कर रहा है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वही होता है जो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। The revalued amount of buildings as determined by Accurate Values Private Limited and Independent Valuation Company on 1 जनवरी 15 एंड 16 आ रही है, उसने आपको रिवैल्यूड अमाउंट दे दी, वर्किंग में काम आएगी। और ये जो नाम दिया हुआ है ये सब नोट 1 के काम आएगा। आखिरी पॉइंट है जी, इक्विपमेंट कॉस्टिंग ₹35 मिलियन वॉज परचेज ऑन यकम अगस्त 15। सर जब आप 15 का नोट बनाएंगे ना, इक्विपमेंट की बात कर रहा हूं, बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, ये एडिशंस है, ये एडिशंस है आपकी 35 मिलियन की। 15 की एडिशन में लिख देंगे, हाफ ऑफ द इक्विपमेंट परचेज ऑन 1 जनवरी 14 वॉज डिस्पोज ऑफ 16 को भी 2 मिनट के लिए छोड़ दें। एडिशंस आ गई मेरे पास 15 की 35 मिलियन। अब इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल पे है, क्या ख्याल है? कॉस्ट मॉडल पे है, मुझे चाहिए 2015 की इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन चाहिए मुझे, लेकिन मेथड है WDV। तो क्या करूंगा? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल 2015 के लिए, जो कि 15 में है ही नहीं डिस्पोजल। उसके बाद एडिशंस पे अलग डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, तो क्या मेरे पास 15 की डेप्रिसिएशन आ जाएगी? 15 का तो मसला हल हो गया। अब आ जाए वापस 16 के ऊपर। 16 के अंदर डिस्पोजल है, एडिशन नहीं है, तो फिर मैं क्या करूंगा? 16 के लिए ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल निकालूंगा। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल कैसे आएगी? सर कॉस्ट आपके पास मौजूद है ऊपर, वो देखें 50, इसमें से जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज तक चार्ज हो चुकी होगी वो माइनस करके ओपनिंग बुक वैल्यू फॉल निकाल देंगे। यही करेंगे ना, आपको वर्किंग पूरी वो वर्किंग बनानी पड़ेगी, पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, ख्वारी काटनी पड़ेगी। आप शुरू होंगे यकम जनवरी 14 से और वो पूरा फॉर्मेट डेप्रिसिएशन का 16 तक बना लेंगे, और वहां से आप देख लेंगे कि भाईजान आपके पास ओपनिंग बुक वैल्यू फॉल कितनी है। और डिस्पोजल की भी ऐसा निकल आएगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो इक्विपमेंट यकम जनवरी 14 को परचेज किया गया था वो 30 जून 16 को आधा बेच दिया गया।
तो 50 में से 25 मिलियन कॉस्ट वाला बेच दिया जाएगा, ऐसे ही है। तो उस 25 मिलियन की अलहदा वर्किंग करनी पड़ेगी एक्यूमुलेटेड निकालने के लिए, यही काम करते थे ना। तो एक और तीसरी वर्किंग बन जाएगी, एक पूरी 50 की बनेगी, एक अलहदा से 25 की बन जाएगी। 25 से आप क्या करेंगे, आप ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल भी निकाल लेंगे, आ जाएगी ना उस वर्किंग से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और डिस्पोजल भी निकाल लेंगे आप उससे। और जो 50 की पूरी वर्किंग बन रही होगी उससे तो बकाया रिमेनिंग की बुक वैल्यू आ जाएगी। तो ये सवाल ऐसे चलेगा भाई। थोड़ा सा ऑब्वियसली मैंने भी जबानी बोला, कंफ्यूजन हो गया, लेकिन थोड़ा सा हिंट आपको सबका मिल गया होगा। हाँ जी सर, देखें उसने 50 में से, आ जाए सर आ जाए, उसने 50 में से क्या किया होगा, 50 में से 25 का बेचा है ना, तो आपने जो डेप्रिसिएशन की वर्किंग बनानी है ना, आपने 25 से दोबारा शुरू हो जाना टिल डेट ऑफ डिस्पोजल। ये बुक वैल्यू 15 बच गई, इसका मतलब है कि आप 10 की एक्यूमुलेटेड चार्ज कर चुके हैं। ये 10 की एक्यूमुलेटेड नीचे से डिस्पोजल में से माइनस हो जाएगी। क्या कर लूँ, चलें 50 की भी कर लें। 50 की आपकी बुक वैल्यू निकले कितनी, 30 रह गई, तो इसका मतलब है 20 की एक्यूमुलेटेड होगी इसकी। तो भाईजान ये जो 10 है ये डिस्पोज ऑफ हो गई, ये कॉस्ट ऊपर डिस्पोज ऑफ हो गई। भाई यही तो चाहिए था हमें, और क्या चाहिए था। और सुने, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो 15 है इस पे इस साल की भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, वो करनी होती है ना, वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में चली जाएगी। जो एग्जिस्टिंग एसेट है इस पे भी इस साल की डेप्रिसिएशन होगी, वो भी डेप्रिसिएशन में चली जाएगी बस। तो इसका मतलब है इसकी कॉस्ट ऊपर से निकल गई, इसकी जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टोटल है वो नीचे से निकल गई, और जो इसकी डिस्पोजल की साल की डेप्रिसिएशन है, एग्जिस्टिंग की साल की डेप्रिसिएशन है, वो टोटल होकर डेप्रिसिएशन के कॉलम में आ गई। हाँ बिल्कुल 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 ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल वही काम है जो पहले करते हैं। कोशिश कीजिएगा ये सवाल कल दोबारा क्लास में करेंगे, और रुको ज़रा सब्र करो और ठहर जाए, और सुकून करें मेरे भाई, सुकून करें। जी मेरे भाई, यार मैंने आपको बताया था, या तो आप खुश होंगे या गुस्से में होंगे, दो ही बातें हैं ना आजकल जो हालात चल रहे हैं। गुस्से में भी बंदा वो बहुत काम कर रहा होता है, खुशी में भी बहुत काम कर रहा होता है, तो बट ठीक है आप जिसमें फेज में भी हैं कर ही जाए। सफ़ा नंबर 230 जी, 230 आपको सवाल नंबर 12 नजर आएगा, आई कैप क्वेश्चन बैंक का, ओमेगा केमिकल्स लिमिटेड। नजर आ रहा है ये सवाल? अच्छा, इसमें जो टेबल के नीचे पहला पैराग्राफ बना हुआ है ना, एज पर द रिपोर्ट ऑफ द प्रोफेशनल वैल्यूअर देयर वाज नो चेंज इन एस्टिमेटेड, नजर आ रही है पैराग्राफ? इसकी लास्ट लाइन है, हाउएवर नो वैल्यूएशन इफेक्ट वाज इनकॉर्पोरेटेड फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग्स एज द चेंज इन देयर वैल्यू वाज कंसीडर्ड टू बी टेम्परेरी बाय ओसीएल। लिखा हुआ है, इस जुमले को आपने इग्नोर करना है, काटे मत, इग्नोर करना है बस। ये जुमला है ही नहीं जैसे सवाल में, अब उसी को पढ़ के समझने की कोशिश करें, लिखा गया हुआ है, मना कर रहा हूं, इस जुमले को आपने नहीं पढ़ना, बाकी सवाल आपने करना है। तो ये दोनों सवाल कोशिश करेंगे कि कल क्लास में हो जाए, ठीक है जी। मुलाकात होती है आपसे कल इंशाल्लाह। आपका जो ट्यूसडे को टेस्ट होगा तब तक हम IAS 16 को जो है वो मुकम्मल तौर पे कुर्बान कर चुके होंगे, तो पूरे का ही टेस्ट होगा। हाँ नहीं है यार, वो मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, वो टेस्ट मैंने खुद रोका हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसकी वजह ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि यार ये एक चीज़ सीक्वेंस में चल रही है, एक दफ़ा कंप्लीट हो ले। ये कंप्लीट 2 दिन में हो जाएगी, उसके बाद दोनों टेस्ट आपके डिस्कस हो जाएंगे, वो मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। मैं कैमरे पे ये बात बयान कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इस बात का ओके जी जी, मैंने टेस्ट खुद रखवाए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन आपको वापस मिलेंगे ना, आपके सामने होंगे, हम सवाल करेंगे, आप साथ ही अपनी गलतियां देख लेंगे, वरना आपने मुझे बताया जहाज बना के उड़ा देने टेस्ट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।